हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है और किस तरह से उसी फील्ड में अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो हमको हमारे चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। अब आप जैसे ही आपके चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो इस कंसेप्ट को लेकर के हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उस पर हमने कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सवाल आपको खुद करने के लिए दिए थे वो आपने कर लिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि उसमें आपको कोई खास समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट डिस्कस चार्ज कैरियर्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ाया था, मैंने आपको तभी ये बात बता दिया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो पूरे एटम पर रेजिस्ट नहीं करता है ना। वो असल में किस पर लाया करता है? आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर। अब होता क्या है दोस्तों कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल अपोजिट चार्जेस तो प्रेजेंट है, पर आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और बंधा हुआ होता है। मतलब वो इजीली मूव नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम आपके प्रोटॉन को इमोबाइल चार्ज कैरियर भी कहते हैं। वहीं जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में लाया करता है। अब क्योंकि ऑर्बिट्स में लाया कर रहा है तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन के इसको काफी आसान होता है मूव कराना। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर आकर घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वो होता बाउंडेड ही न्यूक्लियस से। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, जैसे आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, तो यहाँ मैंने आपको ऑर्बिट्स शो किए हैं। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को लेकर के अपनी ऑर्बिट से बाहर आ सकता है। अब दोस्तों सोचो, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन आपकी ऑर्बिट से बाहर आया, मतलब वो आपके जो न्यूक्लियस के फोर्स था उससे बाहर आ चुका है। अब उस पर वो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, अब वो फ्री हो गया, अब वो जहां चाहे वहां घूम सकता है। भाई ये बात हमारे साथ भी लागू होती है। जब तक घर का गेट बंद है तब तक तो हम बाउंडेड है, एक बार घर का गेट ओपन हुआ हम फ्री हो जाते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी तरह से कोई भी सोर्स से हम उसको एनर्जी दें और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जम करके बाहर आ जाए, उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हर किसी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मेरा कहने का असल मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमारा कंडक्टर और बैड कंडक्टर वगैरह डिफाइन होते हैं। यूजुअली जो हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मान करके चलते आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर की हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके, आई रिपीट, वो रूम टेम्परेचर की ही हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम रूम टेम्परेचर पर ही कॉपर या एल्यूमिनियम रॉड या आयरन रॉड की बात करते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से जब आप एक बार अपने घर से बाहर चले जाते हो तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने दोस्त से मिलने जाओ, अपने स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, चाहे अपने नेबर के पास जाओ, चाहे आइसक्रीम खाने जाओ, आपका जो मन करे आप वहां जा सकते हो। कोई नेट आपके पास डायरेक्शन नहीं होता मूवमेंट का, आपका जहां मन करे आप वहां घूम सकते हो। अब आपका इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही है। वो भी इस तरह से रैंडम मोशन करने लगता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था कि मान करके चलो कि आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन से उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड चले गए और 50 लेफ्ट हैंड साइड चले गए। तो ओवरऑल कोई मूवमेंट हुआ क्या? कहीं भी नहीं हुआ। अब जब तक कि हम उसको एक्सटर्नल फील्ड ना दे दें कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड दी, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और एक तरफ कंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। अब दोस्तों सोचो, जैसी ये सिचुएशन अराइज होगी, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल करने लगेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट करने लगेगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है ना कि जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे, जितनी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मेरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। हाँ, इस वर्ड को ध्यान रखना दोस्तों, ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ठीक है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे हमको एक डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर मैं एनिमेशन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने स्मॉल डॉट से शो किए हैं, वो सभी के सभी नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव की साइड जा रहा है। तो यहाँ हम ये बात देख पा रहे हैं कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया मूवमेंट का। अब दोस्तों एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन असल में था क्या? एक चार्ज कैरियर। अब अगर इलेक्ट्रॉन खुद मूव करेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसके साथ साथ वो चार्ज भी मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन से हम ये बात समझ सकते हैं कि जैसे ही आप एक प्लस माइनस टर्मिनल आपके कंडक्टर को देंगे, उसका चार्ज जो है वो मूव करने लगेगा। सो दोस्तों, अब इसी चीज को आगे जानते हैं और इस फ्लो ऑफ चार्जेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? इट इज सिंपली डिफाइंड अस द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब क्या है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा तो हम उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों कई किताबें ये भी लिखती हैं कि द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम गलत है, पर सटीक डेफिनेशन ये बनती है द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ही हो। अगर आप किसी लिक्विड कंडक्टर की बात करेंगे, या स्पेशली अगर मैं कहूं कि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तब आयंस ये रोल प्ले करते हैं। तो हमारा मुद्दा होता है चार्ज का फ्लो कराना। अगर आपका चार्ज फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ये बात सभी को समझ में आ गई ना? दोस्तों ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, मतलब इसको समझने की वर्ड है। जब हम फिजिक्स में किसी चीज को समझते हैं तो अक्सर हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जाते हैं, मतलब उसके कैलकुलेशन स्किल पर जाते हैं। तो यहाँ इसकी एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि हमने जाना कि फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट, पर उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि करंट जो है कम है या ज्यादा है? तो उसके लिए हमको क्या मेजर करना पड़ेगा? हमें ये मेजर करना पड़ेगा कि हमारा चार्ज कितना मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम से। तो यहां से हमने उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी को मैंने नीचे फॉर्मूले से शो किया है, आई बराबर क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना दोस्तों, बहुत काम आने वाला है। अब इसकी बात करते हैं ऐसा यूनिट की। तो जैसा मैंने पहले आपको यूनिट याद रखना सिखाया है, हम बोलेंगे क्यू, ये की यूनिट हो गई कूलम, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट बन गई? कूलम्स पर सेकंड। अब इस कूलम पर सेकंड को ही एंड्रयू एम्पेयर के नाम पर रखा गया है एम्पियर। ठीक है ना? तो यूनिट क्या है? कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड को कहा जाता है एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ध्यान रहे कैपिटल ए लिखेंगे क्योंकि स्मॉल ए होता है एक्सेलरेशन के लिए। छोटी छोटी गलती होती हैं जो आगे जाकर के बहुत ब्लेंडर क्रिएट करती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि किसी भी यूनिट की डेफिनेशन कैसे दी जाती है। हम उसके फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन डराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कहा 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर किसकी डेफिनेशन है, सॉरी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। तो 1 एम्पियर को कैसे निकालेंगे? अगर आपका क्यू यानी चार्ज हो जाए 1 कूलम और टाइम हो जाए 1 सेकंड, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनेगी कि व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फॉर अ टाइम ऑफ 1 सेकंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखने की है, जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके कंडक्टर में करंट फ्लो करने का कारण क्या है, तो एक ही जवाब देना कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो करने का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैं सॉलिड कंडक्टर्स की बात करूंगा तो वह यही बात आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो अब इस डायग्राम पे जरा फोकस करना और इस बात पे भी जरा गौर करना कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी, तब हमारे पास ये नहीं पता था कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कुछ होते हैं। हमने बस क्या किया था, हमारे पास दो तरह के चार्जेस थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। अब जब भी हमने बैटरीज के थ्रू, क्योंकि इनिशियली करंट की जब डिस्कवरी हुई थी ना दोस्तों, तब जनरेटर्स नहीं थे हमारे पास। हमने बैटरीज बनाई थी। बैटरीज जनरेटर से पहले बने। मतलब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पूरा मैकेनिज्म पता चलने से पहले इलेक्ट्रिक करंट बना दिया गया था। वो कैसे? सिंपल, उन्होंने दो केमिकल्स को लेते थे और अलग अलग डब्बों में रखते थे। उसको जब किसी भी कॉपर या ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते थे तो उनको वहां पे करंट फ्लो करता दिखता था। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे मेजर किया? उस समय कोई इसको मेजर करने वाली डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम होता है एमीटर। तो उस समय कोई एमीटर तो था नहीं। तो उस समय क्या था दोस्तों कि जैसे आज की डेट में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन वगैरह या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, तो इस तरह की टेक्निक्स जो थी वो पहले के समय में भी इस्तेमाल करते थे इन बैटरीज के थ्रू, छोटे छोटे सेल्स के थ्रू। तो असल में जब हमने ये सारे फिनोमेना जब हमने डिस्कवर की थी, तो उसके लिए हमने बैटरीज को इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों उस समय हमारे पास सवाल था कि हम इस करंट का डायरेक्शन क्या लेकर के चलें। तो उस समय क्योंकि हमारे पास दो तरह के हमें चार्जेस पता थे, एक पॉजिटिव था और एक दूसरा नेगेटिव था। अब हम यूजुअली देखो दोस्तों, ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का से जुड़ा हुआ है कि हम प्लस और माइनस में हम प्लस को थोड़ा सा सुपीरियर मान के चलते, एक सोच होती है। तो कुछ उसी तरह का फंडा वहां चला, इसीलिए हमने जो वहां पर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल लेकर के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब बाद में हमें पता चला कि इसका कारण इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन माइनस से प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी हो जाएगा, बट करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस ही रखा, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें समझा कर गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट और उसके फिनोमेना आपको समझ में आ गए होंगे। So let's discuss a numerical problem. Calculate the current flowing through a conductor if a charge of 100 coulomb is passed through it in 1 minute. दोस्तों बड़ा ही आसान सा सवाल है।
इसको बार कम से कम 2 से 3 बार आप लोग रीड जरूर कीजिएगा इस स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने से बड़ा आसान लगता है, क्योंकि 2 से 3 नंबर में एवं नहीं आते। छोटी छोटी गलती जो हम कर जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सवाल से हमें ये तो पता है कि यार 100 कूलम का चार्ज है और 1 मिनट के लिए पास किया है, आपको करंट निकालना है। सबसे पहले हमको लिखना होता है गिवन। तो गिवन में हमने लिखा टाइम। दोस्तों यहाँ आता है वो हमारा साइकोलॉजिकल फेलियर। हम अक्सर ऐसे सवाल में वो जो 1 मिनट है ना, इससे मैंने उसको हाईलाइट किया है कि हम उस 1 मिनट को देख करके लिख देते हैं टाइम बराबर 1 और आगे प्रोसीड कर जाते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग न्यूमेरिकल को बड़ा रफली सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आपने टाइम को 1 लिख करके सॉल्व किया, आपका आंसर तो हो गया खराब। अब इस बारे में आपको, अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 मिनट है तो पहले उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग का सबसे पहला फंडा ये कहता है कि जो भी काम करो उसे एसआई सिस्टम में करो। तो हमने सबसे पहले लिखा टाइम बराबर 1 मिनट। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पूरा लिखा ना 1 मिनट, तो अब मेरा दिमाग क्लिक करे कि हाँ यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसे कन्वर्ट करना है। अगर हम उसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे ना टी बराबर 1, तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गिवन में हमेशा यूनिट के साथ वैल्यू पुट करो। चलिए दोस्तों, तो हमने टाइम ले लिया 1 मिनट यानी 60 सेकंड, चार्ज ले लिया 100 कूलम, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कि आई बराबर क्यू बाई टी, वैल्यूज पुट करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 1.67 एम्पियर। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 1.67 हो, कईयों का आंसर 1.7 तक भी ला करके छोड़ देते हैं, इट्स ओके, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फाइनली इसी का कंक्लूजन स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि दस द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1.67 एम्पियर। अगेन दोस्तों, ये भी 2 से 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का आंसर का वेट है, जो बाकी 2 नंबर स्टेप्स की मार्किंग। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अब वक्त है कुछ सवालों के जवाब देने का। यहाँ पर मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 5 सवाल रखे हैं, जिनमें से 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके आंसर भी नीचे मैंने प्लेस किए हुए हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद करूंगा कि आज जो हमने पढ़ा वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगेन दोस्तों, जब तक ये सवाल आप हल ना कर लें, अगले वीडियो पर ना जाएं। और फर्दर स्टडीज के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो जो पार्ट मैं यहाँ से कवर अप करा रहा हूँ, वो आप किसी भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं फ्लुएंसी यहाँ पर दूंगा वो आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा।